हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 जो हमारा था कंट्रोल यानी नियंत्रण। इसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो है हमारा आयोजन और नियंत्रण के मध्य संबंध, यानी इन दोनों के आयोजन और नियंत्रण, इन दोनों के मध्य आपस में संबंध किस प्रकार है। वैसे तो आपको पता ही है, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी लिखी, आयोजन क्या होता है, नियंत्रण क्या होता है कि क्या होता है, लेकिन आयोजन के बिना नियंत्रण और नियंत्रण के बिना आयोजन दोनों ही असंभव होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आयोजन और नियंत्रण के मध्य संबंध आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आयोजन अर्थात यानी आयोजन किसको कहते हैं? प्री प्लानिंग, यानी जो हम आने वाले समय के लिए क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, उसको एकदम से सूची बनाकर तैयार करना आयोजन कहलाता है। तो आयोजन अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्मित किया गया बुद्धिपूर्वक सूचित कार्यक्रम, यानी जो हम जिस आयोजन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें जो भी हमारा लक्ष्य है उस प्रकार से उस लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, यानी किस प्रकार से निर्मित किया जाए, निर्माण किया जाए कि वो हमारे लक्ष्य को पूरा करे। इसके लिए क्या करें? बुद्धिपूर्वक सूचित कार्यक्रम, यानी अच्छे से दिमाग से सोच समझ करके हमें ऐसे कार्यक्रम को करना पड़ता है। आयोजन भविष्य में की जाने वाली प्रवृत्तियों के ध्येय का स्पष्टीकरण होता है। आयोजन कब के लिए बनाया जाता है? आने वाले समय के लिए, यानी भविष्य के लिए। अब भविष्य में जो भी काम करने की जो भी प्रवृत्ति है जिसके द्वारा हमारा उद्देश्य होता है, यानी उद्देश्य प्राप्त करना हमारा काम होता है, तो जो भी हमारा उद्देश्य प्राप्त करना होता है उसके लिए स्पष्टीकरण करना है, यानी उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए कौन सी प्रवृत्तियां करनी पड़ेगी, यानी अपने उद्देश्य को प्राप्त किस प्रकार से करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कब और कितने समय में पूर्ण करनी पड़ेगी। यानी हमें ये प्लान बनाने के लिए, आयोजन करने के जब हम आयोजन करते हैं उसी वक्त हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती है कि किस प्रकार से हम अपना काम करवाएंगे, कितने समय में होगा और कब तक ये पूरा हो जाएगा। ये हमारा एक आयोजन का माध्यम होता है और उद्देश्य भी होता है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमें समय पर काम, यानी कितना क्या लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, कब होगा, क्या क्या काम होगा, कौन कौन करेगा, ये सारी प्रवृत्तियां जो भी होती है वो आयोजन के अंतर्गत ही आती है। इसके लिए कौन से साधनों की आवश्यकता होगी? अब हम अपना अगर काम करेंगे तो उसके लिए क्या क्या साधन की आवश्यकता हो सकती है, इस संबंधी रूपरेखा या योजना है। अब उसके हमें पूरी एक सूची बनानी पड़ती है कि कौन सा काम है, किस प्रकार से काम करना है, उसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या साधन लगेगा, किस किस व्यक्तियों का उसमें समावेश होगा, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। जबकि नियंत्रण, ये सब चीज़ें सोचने के बाद हम ये सब चीज़ें हम किसके अंतर्गत करते हैं? आयोजन बनाते हैं तब। अब जबकि नियंत्रण में क्या होता है? नियंत्रण व्यवसाय की इकाई के आयोजन के अनुसार दी गई सूचना, यानी जो भी व्यवसाय में जो भी आयोजन के अनुसार जो बनाया गया था प्लान, उसके अनुसार जो सूचना दी जाती है और स्थापित मानदंडों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, इसकी जांच। अब नियंत्रण का काम क्या होता है कि आयोजन ने तो अपने प्लान बना दिया, आयोजन बना दिया काम करने के लिए, लेकिन अब उसके अनुसार जो भी आयोजन के प्रक्रिया के अनुसार व्यवसायिक इकाई में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने का काम नियंत्रण का होता है। और जो जांच करने के बाद अगर मान लीजिए कोई कमियां हो जाती है तो उन्हें सुधार कर, यानी उनका उपाय क्या रहता है? अच्छे से उन्हें सुधार कर उनके द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति हो, ये सारा कार्य होता है। ये वाला काम नियंत्रण का होता है। इनकी जांच करके यदि विचलन का पता चले तो सुधारात्मक उपाय करने की प्रक्रिया इसमें नियंत्रण की होती है। जहाँ आयोजन होता है वहाँ नियंत्रण अनिवार्य। आयोजन बनाया गया मान लीजिए तो वहाँ पर नियंत्रण का होना अति आवश्यक है। आयोजन है तो नियंत्रण है, और नियंत्रण तभी होगा जब वहाँ पर आयोजन होगा। जहाँ नियंत्रण हो
वहाँ पूर्व आयोजनों का आप नियंत्रण किस पे करेंगे, जहाँ पहले से ही आयोजन बना हुआ होगा, तभी नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए आयोजन और नियंत्रण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर आयोजन नहीं है तो नियंत्रण भी नहीं होगा, और नियंत्रण नहीं है तो आयोजन भी नहीं होगा। इसीलिए आयोजन के पीछे नियंत्रण और नियंत्रण के पीछे आयोजन का होना आवश्यक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये था हमारा आयोजन और नियंत्रण के मध्य संबंध। अब पहला इसमें आयोजन और नियंत्रण, एक सिक्के के दो पहलू। एक सिक्के यानी जो सिक्का होता है आपका, कॉइन होता है 1 रुपये 2 रुपये वाला, एक ही सिक्का होता है लेकिन उनमें दोनों साइड में 2 डिजाइन होती है, वो वाला इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। आयोजन और नियंत्रण संचालक के परस्पर आधारित महत्वपूर्ण कार्य, यानी अगर संचालक के साथ में जब काम किया जाता है तो उसके लिए आयोजन भी महत्वपूर्ण होता है और नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन दोनों का कार्य काफ़ी अच्छा होता है। आयोजन की सफलता का आधार नियंत्रण है। अगर आयोजन जो बनाया गया है वो सही चल रहा है, सफल हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें उसका आधार यानी नियंत्रण का संपूर्ण सहयोग होता है। नियंत्रण द्वारा प्रवृत्तियों में रह गए विचलनों को खोजकर सुधारात्मक उपाय के द्वारा उन्हें योग्य दिशा में ले जाया जाता है। अगर आयोजन बनाया, कोई मान लीजिए आयोजन तो बनाया लेकिन और प्रवृत्तियाँ भी सही चल रही, फिर भी अगर कोई कमियां रह जाती है तो उन कमियों को नियंत्रण के द्वारा दूर किया जाता है और सुधारात्मक उपाय करके उसे और अच्छा बनाया जाता है, यानी उसको योग्य रूप से बना करके विकास की ओर ले जाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ नियंत्रण का कार्य स्थित आयोजन के बिना संभव नहीं है। अब नियंत्रण का कार्य आयोजन के बिना संभव क्यों नहीं है, क्योंकि जब आयोजन बनेगा ही नहीं तो नियंत्रण किस पे लगाएंगे, यानी आयोजन का होना उसमें अति आवश्यक है, क्योंकि नियंत्रण के कार्य में आयोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। और नियंत्रण का क्या, यानी आयोजन का काम क्या था कि लक्ष्य की प्राप्ति करना, यानी नियंत्रण के माध्यम से और अधिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है और इनकी जांच भी की जाती है। यदि आयोजन नहीं किया गया तो नियंत्रण कार्य की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अब आयोजन नहीं है कहीं पे तो वहाँ पे नियंत्रण होना ही आवश्यक नहीं, कि कौन सी वस्तु को सुधारेंगे, क्या कमियां को दूर करके अच्छा काम करेंगे। इसीलिए आयोजन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन, यानी आयोजन और नियंत्रण दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। आयोजन के बिना नियंत्रण, नियंत्रण के बिना आयोजन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारा परिवर्तनों में सुरक्षा। आयोजन में जिन कार्यक्रमों का गठन किया गया है, यानी जो जो कार्यक्रम किस प्रकार से किए गए हैं, ये इसके अंतर्गत आयोजन के अंतर्गत किया गया है, उनका अमल आंतरिक और बाह्य परिबलों पर आधारित रहता है। यानी आंतरिक में यानी जो व्यवसाय के आंतरिक रह कर के जो कार्य किया जाता है उस पर भी, और जो बाह्य परिबल है उन लोगों पर भी। आंतरिक परिबलों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब उनमें सुधार, आंतरिक जो अंतर्गत काम कर रहे हैं उनके अंदर तो सुधार भी किया जा सकता है, उन पर नियंत्रण भी लगाया जा सकता है, कोई कमियां तो उनको दूर भी किया जा सकता है। जबकि बाह्य जैसे सरकारी नीति, प्रतिस्पर्धा, तेजी मंदी, कच्चे माल की कमी, लोगों की रुचि, फैशन में परिवर्तन आदि के लिए नियंत्रण आवश्यक होता है। अब ये बाह्य तत्व होते हैं। आंतरिक में तो क्या है, कर्मचारी वगैरह है, उनसे कोई गलती हो जाती है तो उनको सुधार करके या जो कमियां उनको दूर करके अच्छा काम किया जा सकता है। लेकिन जैसे बाहर है, अब सरकार के नीति नियम है, उनको कैसे बदल सकते हैं, उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा, अब बाहर जा रहे हैं तो बाहर कंपटीशन चलता है, हुड़ाहुड़ चलती है, हम उसे भी दूर नहीं कर सकते। कभी तेजी आती है बाजार में, कभी मंदी आती है, और मार्केट में कच्चे माल की कमी तो हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। लोगों में इंटरेस्ट हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, उनकी रुचि, पसंद नापसंद सब उनके ऊपर है। फैशन में कभी भी कुछ भी परिवर्तन होता है, ये सब बाह्य है जिनके लिए हम इनमें परिवर्तन संभव नहीं कर सकते, और परिवर्तन नहीं होगा तो इन पर नियंत्रण भी हमारा नहीं हो सकता, लेकिन इस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। बाह्य तत्वों को समझकर उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय करके आयोजन के अनुसार कार्य हो, यह देखने का कार्य नियंत्रण का है। हम उनमें बाह्य जो कार्य हो रहे हैं उनमें सुधार तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने उनको देख करके हम उनके अनुसार अपने आंतरिक कार्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, और जो हमने आयोजन बनाया उसके अनुसार ही कार्य करके हम उस पर नियंत्रण लगा सकते हैं।
इस प्रकार आयोजन और नियंत्रण परिवर्तनों के समक्ष रक्षा प्रदान करता है। यानी आयोजन और नियमन जो भी परिवर्तन होते हैं भाई, ये जो भी बदलाव होते हैं उसके अंतर्गत हम उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा है नियंत्रण के लिए आयोजन सबसे पहली शर्त है। यानी नियंत्रण के लिए आयोजन पूर्व शर्त क्यों है? क्योंकि जहाँ आयोजन होगा वहीं पर नियंत्रण किया जा सकता है। व्यवसायिक इकाई के लक्ष्य सिद्ध करने के लिए योजनाओं का गठन आयोजन कहलाता है। यानी जो नई नई योजनाएं जो बनाई जाती है उनको जो तैयार किया जाता है वो ही आयोजन कहलाता है। योजनाओं के अनुसार प्रवृत्ति हो रही है या नहीं, अब जो आपने योजना बनाई थी उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह देखने का काम कौन करेगा? नियंत्रण करेगा। क्योंकि आयोजन बनाने वाले ने तो बना दिया, अब उसके अनुसार काम हो रहा नहीं हो रहा, उसका काम नहीं है, उसने तो सिर्फ अपना काम था कि आयोजन बनाए, किस प्रकार से कौन कौन काम करेगा। अब आगे का काम देखने का कार्य किसका होता है? नियंत्रण का होता है। नियंत्रण कार्य में कार्य के परिणामों की तुलना, यानी नियंत्रण का कार्य क्या होता है? जो कार्य है, जो परिणाम है, उनकी तुलना आयोजन के मापदंडों के साथ की जाती है। यानी जो आयोजन जो बनाया गया है, जो मापतोल जो किया गया है उसके अनुसार उसके साथ करता है कौन? नियंत्रण। और विचलनों की जानकारी होने पर उसमें, और जो उनमें जो खामियां हो जाती है, विचलनों की जानकारी होने पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। और नियंत्रण क्या करता है? जो भी आयोजन बनाए थे, जो भी उसके बाद विचलन हो जाती है, कमियां हो जाती है, खामियां रह जाती है, उन सबको सुधार करके अच्छे से अच्छे उपाय करता है। इस प्रकार नियंत्रण के कार्य के लिए आयोजन सबसे पहली शर्त है। यानी आयोजन की पूर्व शर्त क्या होगी? अगर नियंत्रण जब भी होगा, नियंत्रण का कार्य तभी होगा जब आयोजन उस पर लगा होगा, आयोजन बना हुआ होता है। फिर है आयोजन नियंत्रण का जन्मदाता है। चौथा पॉइंट हमारा है आयोजन क्या होता है? नियंत्रण को जन्म देता है। आयोजन के कारण ही नियंत्रण का जन्म होता है। यानी जहाँ पर भी जब भी आयोजन बनाया जाएगा तब ही नियंत्रण उस पर संभव होगा, अन्यथा नियंत्रण नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि आयोजन नियंत्रण का जन्मदाता है। यानी शुरुआत तभी होगी जब आयोजन होगा तो नियंत्रण की शुरुआत होती है। आयोजन में निश्चित की गई प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना होता है। यानी जब भी कोई आयोजन निश्चित किया गया है उन प्रवृत्तियों पर, यानी आयोजन की जो प्रवृत्तियाँ होती है, जो काम करने के जो तरीके होते हैं, उन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसीलिए आयोजन के बिना नियंत्रण का कार्य अस्तित्व प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ आयोजन ही नहीं होगा तो नियंत्रण अपना कोई भी कार्य, कोई भी अस्तित्व उसमें से नहीं कर सकता, कोई खामियां उसमें निकाल करके कोई सुधारात्मक उपाय नहीं कर सकता। इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर आयोजन को नियंत्रण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। यानी आयोजन, व्यवसायिक इकाई में अगर आयोजन है, अगर आयोजन के द्वारा काम हो रहा है तो आयोजन है तो नियंत्रण भी जन्म लेता है। इसीलिए उसको जन्मदाता कहा गया है। जन्म देने वाला दाता यानी पिता कहा गया है। क्योंकि आयोजन है तो नियंत्रण होना ही वो होता है। ये थे हमारे आयोजन और नियंत्रण के मध्य जो संबंध थे वो 4 थे। आयोजन नियंत्रण एक सिक्के के 2 पहलू। परिवर्तनों से सुरक्षा, नियंत्रण के लिए आयोजन सबसे पहली शर्त है और आयोजन नियंत्रण का जन्मदाता माना जाता है। अब है नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान, यानी नियंत्रण जब करते हैं उसके कौन कौन से सोपान है। नियंत्रण सर्वव्यापी और निरंतर चलती प्रक्रिया। नियंत्रण क्या है कि हमेशा चलती रहती है, सर्वव्यापी है, सभी जगह है और हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यवसायिक इकाई की विशिष्ट विशेषताएं भी होती है। हर व्यवसाय की जो भी है अलग अलग काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं, जिसे नियंत्रण करने की प्रक्रिया सभी इकाइयों के लिए एक समान नहीं होती। अब नियंत्रण सभी पे एक जैसा नहीं हो सकता, जैसा जैसा काम होता है उसके अनुसार ही उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। फिर भी नियंत्रण करने की प्रक्रिया के कितने ही सोपान सामान्य प्रत्येक व्यवसाय इकाई में दिखाई देते हैं। यानी कुछ ऐसी समानताएं जो सभी व्यवसायिक इकाई में और सभी को समान दिखाई देती है। नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान: मापदंडों की स्थापना, सूचना का संग्रह, कार्य का मापन। चौथा है किए कार्य के स्थापित मापदंडों के साथ तुलना। और 5वां है सुधारात्मक उपाय। ये 5 है जिन्हें हम अभी इसमें डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले है मापदंडों की स्थापना।
नियंत्रण की प्रक्रिया का प्रारंभ मापदंडों की स्थापना से होता है, यानी शुरुआत किससे होता है? नियंत्रण की प्रक्रिया का प्रारंभ मापदंड से, यानी जो आयोजन में जो मापदंड बनाए गए थे उनसे इनके नियंत्रण की शुरुआत होती है। मापदंड या मात्रा एक प्रकार का ही मात्रा है, यानी कितनी मात्रा में किस प्रकार से मापना है, ये सारी प्रक्रिया जो भी है वो नियंत्रण में ही आती है, जिसके साथ किए गए कार्य की तुलना करके मूल्यांकन किया जाता है। अब जो कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है इसका मूल्यांकन किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। इस प्रकार नियंत्रण का आधार पूर्व निर्धारित स्तर, यानी सबसे पहला स्तर क्या होता है इसमें सोपान में, प्रक्रिया के सोपान में, कि नियंत्रण करना है, यानी नियंत्रण क्यों करना है? अपने लक्ष्य की, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। निर्धारित स्तरों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं ये देखने का कार्य भी नियंत्रण है। अब जो भी स्तर है, 3 स्तर बताए जाते हैं इसमें, तो उन तीनों के अनुसार इसमें काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा काम नियंत्रण के माध्यम से होता है। जिस वर्ग के अंतर्गत जो व्यक्ति काम करता है उसके अंतर्गत नियंत्रण का कार्य भी देखा जाता है। निर्धारित मापदंड संख्यात्मक गुणात्मक भी हो सकते हैं, यानी किस प्रकार से वो कार्य हो सकते हैं इसका मापदंड भी देखा जाता है। ये मापदंड जिनको पूरा करना है वे समझ सके ऐसा सरल होना चाहिए। अब जो भी नियंत्रण जिस प्रकार से लिया जाता है उसका जो मापदंड होता है वो एकदम से सरल होना चाहिए ताकि सभी को वो अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे मापदंडों में भौतिक लागत, आय, पूंजी आदि मात्राओं का समावेश होता है। जो मापदंड होते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या होता है, कितनी लागत लग रही है, कितनी इनकम हो रही है, कितना पैसा है, इन सभी मात्राओं का उसमें समावेश हो रहा है। यानी काम करने, उत्पादन करते समय कितनी लागत आ रही है और कितना इसमें पैसे की आवश्यकता होती है और इसके द्वारा इनकम किस प्रकार से प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त लाभ का लक्ष्यांश, उत्पादन का लक्ष्य, खर्च का लक्ष्य आदि भी हो सकते हैं। अब उसके अतिरिक्त लाभ का लक्ष्य, यानी लाभ का लक्ष्य क्या है, किस प्रकार से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है या खर्च को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे लक्ष्य लंबे समय या अल्प समय दोनों के लिए तैयार किया जाता है। अब लक्ष्य जरूरी नहीं है कि हम कुछ समय के लिए करें, कुछ समय के लिए भी हो सकता है और वो लंबे समय के लिए भी हो सकता है। मापदंडों का चुनाव उच्च स्तर संचालक के द्वारा किया जाता है। इसमें 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। अब ये जो भी संचालक है, मापदंडों का चुनाव जो भी किया जाता है, किस प्रकार से काम वगैरह करना है, ये उच्च स्तर का जो संचालक है उसके माध्यम से ही ये सब चीज़ें की जाती हैं। यह लक्ष्यांक कर्मचारी को समझाए जाते हैं, यानी कर्मचारी को ये समझाया जाता है कि आपका व्यवसाय के प्रति क्या लक्ष्य है, किस प्रकार से आपको काम करना है। कर्मचारी के आधार पर अपने कार्य का आयोजन प्राप्त करते हैं। अब कर्मचारी क्या करते हैं, उन्हें जो अपने कार्य का आयोजन, यानी किस प्रकार से उनको काम करना है वो आयोजन प्राप्त करते हैं, लेते हैं उच्च स्तर के संचालक से, और इस मापदंड को बनाए रखने का लगातार प्रयत्न भी करते हैं कि किस प्रकार से उन लोगों को उसके अनुसार काम करना होता है। ये था हमारा मापदंडों की स्थापना। दूसरा है सूचना का संग्रह। इस सोपान में किए गए कार्य और वास्तविक परिस्थिति संबंधी सूचना का संग्रह भी किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए, कौन कौन सी परिस्थितियाँ थे, इन संबंधी, यानी वास्तविक परिस्थिति क्या है जब ये वर्क किया जाता है व्यवसायिक इकाई में, उस समय की संपूर्ण सूचना इकट्ठी की जाती है। सूचना संग्रह व्यक्तिगत निरीक्षण, मौखिक रिपोर्ट और लिखित रिपोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। जो भी व्यक्तिगत निरीक्षण है, जो भी व्यक्तियों की उन सूचना को इकट्ठी करके फिर व्यक्तियों को देख करके उनकी जांच पड़ताल की जाती है, फिर मौखिक रिपोर्ट यानी जो लिखित और मौखिक रिपोर्ट के द्वारा भी ये सूचना दी जाती है कि कौन से व्यक्ति ने किस प्रकार से, कर्मचारी ने किस प्रकार से काम किया, उसकी संपूर्ण जानकारी भी दी जाती है। फिर है कार्य का मापन। पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, जो भी मापदंड जो बनाए गए थे उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं है, यह जानने के लिए भी कार्यों का मापन आवश्यक है। यानी उन कार्यों को देखना इसलिए भी आवश्यक है कि जो कार्य दिए गए हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। इस प्रकार का मापन संख्यात्मक, गुणात्मक अथवा दोनों तरह से हो सकता है। कितनी क्वालिटी में हो रहा है, कितनी संख्या में हो रहा है, ये देखने का काम उच्च स्तर के संचालक का होता है। किए गए कार्यों के स्थापित मापदंडों के साथ में तुलना, जो भी काम दिए गए हैं वो स्थापित किए गए हैं उनकी तुलना मापदंडों के साथ करना।
नियंत्रण के सोपान में वास्तव में किए गए कार्य कामों की जानकारी इकट्ठी करने के बाद उसका स्थापित मापदंड के साथ में तुलना की जाती है। यानी जो भी कार्य है उनकी संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करके उसके बाद में उन मापदंडों को स्थापित किया जाता है, उनमें फिर उनमें तुलना की जाती है। इसे तुलना करने से जाना जा सकता है कि कितने मापदंड की प्राप्ति हुई और कितने मापदंड की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कितना आपका मापदंड था और कितना काम आपने पूरा किया या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो उसका कारण क्या है, ये सभी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं। अब है सुधारात्मक उपाय, यानी उनको सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाने आवश्यक है। सुधारात्मक उपाय नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। नियंत्रण प्रक्रिया का काम क्या है, जो आयोजन जो बनाया गया था उसके अंत में अगर उनमें जो खामियां हैं, जो उसमें कमियां रह गई है, उन आयोजन की प्रक्रियाओं में जो भी कमियां रह गई है उन सब प्रक्रियाओं की जांच पड़ताल करके उन कमियों को निकाल करके दूर करके वापस से अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना, यानी सुधारात्मक उपाय उसके अंतर्गत करना है। कार्य का मूल्यांकन करके स्थापित मापदंड के साथ तुलना की जाती है, यानी कार्य का मूल्यांकन किया जाता है कि किस प्रकार से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अनुसार जो स्थापित मापदंड, जो पहले से तैयार जो मापदंड किए गए थे उनके साथ उनकी तुलना की जाती है कि जो हमने जो मापदंड बनाए थे उसके अनुसार ही अनुरूप ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और विचलन ज्ञात हो, अगर फिर भी वो नहीं हो रहा है या कोई कमियां रह गई है, कोई कारण है, तो उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। यानी जो कमियां हैं उनकी जांच पड़ताल की जाती है, देखा जाता है क्या क्या कमियां रह गई है, उन्हें दूर किस प्रकार से किया जा सकता है और उन्हें दूर करने के उपाय, उन्हें दूर करके उन्हें और अधिक सुधार दिया जाता है, ये कोशिश की जाती है। इसके लिए निम्न में से कोई भी एक योग्य उपाय किया जा सकता है। यानी ये जो नीचे हम पढ़ेंगे वो काफ़ी सारे उपाय, इनमें से कुछ भी ऐसा उपाय वो कर सकते हैं। पहला है परिस्थितियों में परिवर्तन करना। अगर सुधार करना है तो इकाई में, तो उसके पॉइंट्स है। पहला है परिस्थिति में परिवर्तन न करना। स्थापित मापदंडों से तुलना करने के बाद जो भी जो मापदंड स्थापित किए गए थे उनमें आपस में तुलना करने के बाद, यानी देखने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद प्राप्त विचलन, यानी उनमें जो खामियां उनको प्राप्त हुई है, मिली है, यदि सामान्य हो तो वे स्वीकार की ली जाए, अर्थात परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता। अगर मान लीजिए कि उन परिस्थितियों को देखा, जांच पड़ताल की, लगा कि ये सामान्य, ये कोई खास गलतियां नहीं है, तो उन गलतियों को मान लिया जाता है कि हाँ ठीक है ये चला ली जाएगी। लेकिन अर्थात उससे जब परिस्थितियों को बदला नहीं जाता, जब उनके विचलनों को दूर नहीं किया जाता, तो उस परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाता। परिवर्तन कब किया जाता है, जब कोई ज़्यादा खामी आ जाती है और आने वाले समय के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जाती, तब परिवर्तन किया जाता है। और अगर थोड़ी बहुत काम चला हुआ है तो लगता है ऐसी खामियों को चलाया जा सकता है, तो परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब है दूसरा, परिस्थिति में परिवर्तन करके विचलनों को दूर करना। स्थापित मापदंड और वास्तविक मापदंड के मध्य यदि बड़ा अंतर हो, यानी जो भी स्थापित मापदंड की है और वास्तव में मापदंड क्या आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में जब क्या था तब उनका मापदंड क्या था और अभी क्या है, उन दोनों में अगर ज़्यादा ही बड़ा अंतर हो, तो ऐसे अंतर या विचलन के उद्भव होने के कारण, अब ज़्यादा अंतर आ रहा है या ज़्यादा कोई कमियाँ हो रही है, समस्याएं आ रही है, तो जब ये शुरुआत हो जाती है तो इनके कारणों की जांच की जाती है कि इतना ज़्यादा किस प्रकार से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन समस्याओं की जांच करके आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। यानी जब ज़्यादा बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए उनमें सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। और तीसरा है हमारा मापदंडों में परिवर्तन करके नवीन मापदंडों की स्थापना कराना। ये जो मापदंड है, पुराने जो मापदंड होते हैं उनको बदल करके नए मापदंडों की स्थापना की जाए, ताकि उनकी सभी समस्याओं का हल आराम से निकल सके। जब स्थापित मापदंड को लगातार प्राप्त न किया जा सकते, जो भी स्थापित किए थे मापदंड और फिर भी वो प्राप्त नहीं हो रहे, काफ़ी जांच पड़ताल के बाद भी, मेहनत के बाद भी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है कि स्थापित मापदंड ऊंचे हैं, इनमें परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाता है। यानी जो भी मापदंड है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, यानी हमें उन्हें दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनमें बदलाव करना ज़रूरी है, तभी हम उन मापदंडों को प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में स्थापित मापदंड में आवश्यक परिवर्तन करके, यानी जब ऐसा लगे कि ये काफ़ी ऊंचे मापदंड है और इसमें परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है, जो स्थित मापदंड में उनमें आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी उनमें फेरबदल करके नए मापदंडों की स्थापना की जाती है ताकि वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। कई बार स्थापित मापदंडों से उत्तम परिणाम भी प्राप्त होते हैं। अब इन जो मापदंड स्थापित जो किए गए थे, इनसे क्या होता है, अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसीलिए इन मापदंडों को नवीन मापदंडों की स्थापना कर दी जाती है। तो मापदंडों को सुधार कर उच्च मापदंडों की स्थापना की जाती है। इसका कारण क्या होता है, नवीन मापदंडों की स्थापना करने के पीछे जो इकाई है, जो व्यवसाय की इकाई है, वो अपने लाभ की प्राप्ति कर सके। इस प्रकार नियंत्रण का कार्य मात्र विचलनों को खोजने का ही नहीं होती। नियंत्रण का काम यही नहीं होता सिर्फ कि आयोजन के द्वारा जो भी काम किया गया उनमें क्या क्या कमियां हो गई, ये खोजने का काम ही नहीं है, बल्कि इकाई के कार्य के द्वारा जो इकाई में काम किया जा रहा है, जो व्यवसाय में जो कार्य किया जा रहा है, उसके लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, यह देखने का काम भी होता है। इसीलिए नियंत्रण एक रचनात्मक प्रक्रिया भी मानी जाती है। यानी नियंत्रण के द्वारा क्या किया जाता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भी खामियां हो जाती है वो तो दूर की जाती है, लेकिन उसके अलावा भी जो भी जिस प्रकार की समस्याएं आती है, उन समस्याओं को भी दूर करने का काम नियंत्रण के माध्यम से ही किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा नियंत्रण यानी आयोजन और नियंत्रण के मध्य संबंध। तो इससे कह सकते हैं हम आराम से कि जो आयोजन है वो नियंत्रण के बिना संभव नहीं है, और नियंत्रण आयोजन के बिना नहीं संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ आयोजन होता है वहीं पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है, अन्यथा आयोजन का कोई भी महत्व नहीं है, या फिर नियंत्रण आयोजन के बिना नहीं रह सकता। उसके हमने ये 4 पॉइंट पढ़े थे। एक सिक्के के 2 पहलू, परिवर्तनों से सुरक्षा, नियंत्रण के लिए आयोजन पहली शर्त है, आयोजन नियंत्रण का जन्मदाता है। उसके बाद में नियंत्रण प्रक्रिया के हमने सोपान पढ़े। 5 सोपान थे: मापदंडों की स्थापना, सूचना का संचार, संग्रह, कार्य का मापन, किए गए कार्यों की स्थापना, मापदंडों के साथ तुलना, और लास्ट था सुधारात्मक उपाय, यानी किस प्रकार से इनको सुधार करके और सही किया जा सकता है। यानी ये हमने संपूर्ण आज चैप्टर, इसके साथ हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। 7वां चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और 8वां हमने पहले कर ही लिया, एक गलती से रह गया था, तो वो हमने 8 चैप्टर हमने इसके बीए के कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर टिक कर लीजिए। फर्स्ट वाला है, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें दूसरा और 5वां आपको नहीं करना है, आपको करना है इसमें पहला, तीसरा, चौथा। ये आपके बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार है, और ये आपको तीनों क्वेश्चन कंप्लीट पूरे करने भी हैं। ये देखो इसमें सारे मेन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। कल हम पढ़ेंगे, अब नया सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। इसमें कोई भी, मान लीजिए कोई भी आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप हमें फ़ोन करके, क्वेश्चन आंसर मान लीजिए नहीं आ रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप हमें कॉल करके भी ये सब चीज़ें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का सुलझाना, जो भी आपको समस्या आ रही है इनमें, वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा आयोजन वाला जो 7 चैप्टर है हमारा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा 6 मार्क का है। वैसे तो 6 नंबर का ही आएगा ये वाला, नियंत्रण वाला तो, लेकिन है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इजी बहुत है ये। तो कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि आप हमारे साथ पढ़ते रहो, लगता भी है, उम्मीद भी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम करेंगे बाद में, कल यानी। और इसके क्वेश्चन आंसर आप करते रहो, फिर हम एक साथ इन सबको चेक कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।